नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं अजय दुबे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम ज्योग्राफी की सीरीज में अब तक पढ़ चुके हैं अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और उसमें ये जान चुके हैं कि उसमें लैटिट्यूड क्या होते हैं और किस प्रकार से अक्षांश जलवायु पेटियों का निर्धारण करते हैं। तो आज हमें सिर्फ अक्षांशों में ये देखना है कि किस प्रकार से कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं जो कौन कौन से महाद्वीपों से होकर के गुजरती हैं। तो देखिए एक बार इनको नज़र डाल लेते हैं। वैसे जान चुके हैं कि कल हमने देखा था कि 0 डिग्री की जो लाइन है उसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और ये भूमध्य रेखा क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसका जो उत्तरी भाग है इसको बोल देते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये जो दक्षिणी भाग है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसके उत्तर में एक लाइन खींची गई थी 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसे क्या कहेंगे, कर्क रेखा। क्या कहेंगे, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके दक्षिण में एक 23.5 डिग्री की लाइन खींची गई थी, इसे कहते हैं हम मकर रेखा। ठीक है, हमें बस यहाँ ये देखना है कि जैसे अभी कुछ एग्जामों में कई बार सवाल पूछ लिए गए हैं कि कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, विषुवत रेखा कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है, मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। और एक सवाल ये भी 2-3 बार पूछ लिया गया है कि बताइए ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, तो वो कौन सा महाद्वीप है ये भी जान लेते हैं एक बार। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमारी जो लाइन है वो कौन सी है, कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। तो कर्क रेखा हमारे कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजर रही है। तो देखिए ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो उत्तर में हमारे कौन कौन से महाद्वीप हो गए, एक तो उत्तरी अमेरिका हो गया, अफ्रीका का कुछ भाग उत्तरी उसमें आता है, गोलार्ध में आता है, उसके बाद में एशिया हो गया। तो इन तीनों से होकर के क्या गुजरेगी, जैसे उत्तरी अमेरिका नाम लिख लेते हैं हम तीनों, देख, दूसरा है अफ्रीका और तीसरा हो जाएगा एशिया। तो इन तीनों महाद्वीपों से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। नंबर 2 आती है हमारी विषुवत रेखा, कि विषुवत रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। तो देखिए विषुवत रेखा गुजरती है आपकी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब कौन सी बची, मकर रेखा। तो मकर रेखा के बारे में भी जान लेते हैं कि मकर रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से होकर के गुजर रही है। तो नंबर 1 आएगा आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दूसरा आएगा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीनों रेखाएं जो महाद्वीपों से होकर के गुजर रही हैं। लेकिन अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजर रही हैं। तो देखिए इनमें तीनों में कॉमन क्या है, अफ्रीका महाद्वीप कॉमन है। तो आपको क्या आंसर लगाना है यहाँ, अफ्रीका। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर लाइन तीनों गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं देशांतर पर, कि देशांतर किसे कहते हैं। ये तो हो गए हमारे लैटिट्यूड। अब बात करते हैं देशांतर की, कि देशांतर क्या है, क्या डेफिनेशन है उनकी, और कितने देशांतर पूरी पृथ्वी पर खींचे गए हैं, और देशांतरों का जो प्रयोग है वो क्यों किया जाता है, यानी कि देशांतर किस लिए खींचे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि देशांतर की जो परिभाषा है वो क्या है। तो एक बार हम यहाँ अपना एक मैप बना लेते हैं, पृथ्वी बना लेते हैं दोबारा से एक। तो देखिए ये है अर्थ, और मैंने आपको बताया था
कि उत्तरी ध्रुव कितने डिग्री पर था, 90 डिग्री पर नॉर्थ, दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री पर था, 90 डिग्री साउथ, और एक लाइन खींची थी 0 डिग्री की, इसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा बस ये याद रखना है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं कि देशांतर की जो परिभाषा है वो क्या होगी। तो एक सीधी परिभाषा तो ये है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली लंबवत रेखाएं क्या कहलाएंगी, देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। दूसरी क्या बनेगी ये भी देख लेते हैं। तो देखिए ये है 90 डिग्री नॉर्थ और ये है 90 डिग्री साउथ, बस इतना याद रखना, और मैं अभी के लिए इनको मिटा रहा हूँ। फिर बनाते हैं अपन एक एक करके, बढ़ते हैं चीज़ों को समझते हुए। तो ये हो गई हमारी 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आपको जाननी थी, मैंने कल भी आपको बताया था पिछले वीडियो में, कि जो देशांतर और अक्षांश हैं ये मानी हुई रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो जो अक्षांश खींचे जाते थे वो तो खींचे जाते थे पैरेलल यानी कि हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप से, और जो देशांतर हैं वो खींचे जाते हैं लंबवत रूप से। तो इनकी क्या डेफिनेशन बनेगी, तो ये तो होगी हमारी 0 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। इसके कई नाम हैं। तो देखिए यहाँ यूरोप में एक देश है लंदन, और लंदन में एक वेधशाला है ग्रीनविच सौर वेधशाला। तो ग्रीनविच के ऊपर से होकर के गुजर रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, ग्रीनविच रेखा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको याम्योत्तर रेखा भी बोलते हैं, इसके कई नाम हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेरिडियन लाइन। ये बात हो गई हमारे यहाँ तक कंप्लीट। तो मेरिडियन क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए मेरिडियन का मतलब है कि जब हम ग्लोब पर इसको देखेंगे या मैप पर हम इसको देखेंगे, तब हमें क्या दिखाई देगा कि एक हमारा मेडिटेरियन सी है। कई बार तो लोग बताते हैं कि मेडिटेरियन सी से होकर के गुजर रही है इसलिए इसको मेरिडियन, लेकिन मेरिडियन का मतलब मेडिटेरियन सी से नहीं है, बल्कि क्या है, इसका इंग्लिश नाम है। अब देखिए ये जो 0 डिग्री का देशांतर खींचा गया है, ये क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। कैसे, जैसे 0 डिग्री ने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित किया था, ऐसे ही 0 डिग्री देशांतर रेखा भी क्या करेगी, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी। तो इसका ये वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। यहां तक बात समझ में आई कि इसने भी क्या किया, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो कैसे बनेगी, हमको यहीं से निकालनी है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए कैसे निकालेंगे कि प्रधान मध्याह्न रेखा के या याम्योत्तर रेखा के या ग्रीनविच रेखा के पूर्व या पश्चिम में खींची गई लंबवत रेखाएं क्या कहलाती हैं, पूर्व या पश्चिम में खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। या प्रधान याम्योत्तर के पूर्व या पश्चिम में खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाएंगी, हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो देखिए खींच लेते हैं एक बार इस तरीके से। ये क्या है, हमारे अक्षांश हैं, और ये एक बिंदु पर आकर के मिल रहे हैं। आपको इनको भी एक बार देखना है किस प्रकार से। तो अक्षांश की परिभाषा क्या बनेगी, तो ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया हमारा 90 डिग्री साउथ। तो ये हो गई 0 डिग्री की लाइन। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना है कि ये क्या कर रहे हैं, लंबवत खींचे गए हैं, लेकिन सारे आकर के कहाँ मिल रहे हैं, सभी देशांतर रेखाएं आकर के कहाँ मिल रही हैं, 90 डिग्री अर्थात ध्रुवों पर आकर के मिल जाती हैं। तो इसकी दूसरी जो आसान परिभाषा होगी वो क्या बन सकती है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक लंबवत रेखा क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। लेकिन कई पुस्तकों की जो परिभाषा है वो क्या होगी कि प्रधान याम्योत्तर के पूर्व या पश्चिम में खींची गई लंबवत रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए पहले कि प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या
पूर्व और पश्चिम में खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। जो दूसरी परिभाषा इसकी क्या मिलेगी कि उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? देशांतर कहलाएगी। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने देखा था कि दो अक्षांश हैं और दो अक्षांशों के मध्य में क्या है, कुछ स्थान है, उसको एक नाम दिया गया था जिसे हम कटिबंध या जोन कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, ये देशांतर हैं और इनके मध्य में क्या है, स्थान है। प्रत्येक देशांतर के मध्य में क्या रहेगा, एक स्थान रहेगा। तो दो देशांतरों के मध्य का जो भाग होगा उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, दो देशांतरों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो इसके बीच के भाग को कहा जाता है गोरे। लेकिन अक्षांशों के बीच के भाग को क्या कहा जा रहा था? कटिबंध। तो गोरे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दो देशांतरों के बीच का भाग। अक्षांश में जब हमने देखा कि दो देशांतरों के जो मध्य की दूरी है वो कितनी होगी, तो दो देशांतरों के मध्य की दूरी यहाँ देखेंगे, लेकिन हमने वहाँ क्या देखा था? दो अक्षांशों के मध्य की दूरी देखी थी, जो कितनी थी? 111 किलोमीटर। लेकिन दो देशांतरों के जो मध्य की दूरी होगी वो कितनी होगी? के मध्य की दूरी ये हो जाएगी 111.32 किलोमीटर। सिर्फ 320 मीटर ज़्यादा होगी किससे? अक्षांशों के बीच की दूरी से। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको एक बार नोट कर लेना। अब धीरे धीरे आते हैं, हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो जिस प्रकार से आपको मैप पर दिख रहा होगा, ग्लोब पर दिख रहा होगा कि जितने भी जो देशांतर हैं ये सब क्या हैं? एक बिंदु पर आकर के मिल रहे हैं। तो एक बिंदु पर आकर के मिल रहे हैं। तो यहाँ अगर मैं ये बात कहूँ कि देशांतरों की जो मध्य की दूरी है वो कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो आप बताइए कहाँ सबसे ज़्यादा है? अर्थात इनके बीच में गैप कहाँ ज़्यादा है? विषुवत रेखा पर ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर की ओर अर्थात ध्रुवों की ओर बढ़ते जा रहे हैं या दक्षिण की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और ध्रुवों पर जा कर के ये सारे एक साथ मिल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देशांतरों की जो सबसे अधिक दूरी है वो कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर है, जो कितनी है? 111.32 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट आता है कि देशांतरों का जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? ठीक है, तो देखिए, देशांतरों के अगर प्रयोग का सवाल आपसे पूछा जाए कि बताइए देशांतर पृथ्वी पर क्यों खींचे गए, तो एक तो बताना कि समय के निर्धारण के लिए, ठीक है, दूसरा बताना किसी स्थान की स्थिति को जानने के लिए। दूसरी बात आती है हमारी कि कई बार जैसे इंटरव्यू में एक बार सवाल पूछा गया था पीसीएस में कि अक्षांश और देशांतरों का एक साथ प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक साथ प्रयोग कहाँ किया जाएगा? किसी स्थान की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए। ठीक है, तो वास्तविक स्थिति हमें कैसे पता चलेगी? हमें ये मालूम होना चाहिए कि इतने डिग्री लैटिट्यूड और इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर अगर कोई व्यक्ति है तो वो क्या हो जाएगी? उस स्थान की सटीक स्थिति हो जाएगी, वास्तविक स्थिति हो जाएगी। तो अक्षांश और देशांतर दोनों का प्रयोग जब एक साथ हम करेंगे तो वो कहाँ पर होगा? किसी स्थान की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए होगा। तो ये बातें हो गई। यहाँ पर एक चीज़ ये भी नोट करनी है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर की ओर बढ़ते हैं, देशांतरों के मध्य की दूरी क्या होती है? कम होती है। और ध्रुवों से कहाँ आते हैं? विषुवत रेखा की ओर आते हैं, तब इनके मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ एक बार कि 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर, किधर जाने पर? ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के जो मध्य की दूरी है दूरी क्या होगी? कम होगी। लेकिन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा?
कि ध्रुवों से 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा की ओर आने पर इनके जो मध्य की दूरी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जानते हैं इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें कि देशांतर और किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और किस तरीके से ये समय का निर्धारण करते हैं और इन्हीं देशांतरों से किसका निर्धारण हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हुआ है। तो ये सब चीज़ जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर खींचे गए हैं और वो देशांतर किस प्रकार से समय का निर्धारण करेंगे। चलिए एक बार फिर बना लेते हैं हम। ये हो गई हमारी अर्थ, अब की बार छोटा सा बना लेते हैं। ये हो गए हमारे देशांतर। तो देखिए पृथ्वी पर यहाँ से और यहाँ वाले हिस्से को यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से ये वाला हिस्सा क्या कहलाया था आपका, पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाया था, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, पूर्व और पश्चिम। तो हमको एक बात याद रखनी है, अर्थ क्या है, गोल है, पृथ्वी गोल है। तो गोल अगर कोई चीज़ सर्किल के रूप में है, वृत्ताकार है, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर हम यहाँ से गिनना शुरू करें पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर, तो कितने अक्षांश, तो टोटल पूरी पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश खींचे गए हैं, 360 अक्षांश खींचे गए हैं, वो सॉरी देशांतर खींचे गए हैं। अगर ये पूछता है कि मैप पर कितने अक्षांश देशांतर खींचे गए हैं, तब आप क्या जवाब दोगे। तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, हमारी अर्थ है। तो ये यूरोप हो जाएगा, ये यूरोप है, और जो 0 डिग्री की जो लाइन खींची गई है वो यहाँ से खींची गई है, ये वाली लाइन। और ये क्या कर रही है, दोनों ध्रुवों को सारी देशांतर रेखाएं आपस में मिला रही हैं। अगर यहाँ से गिनना शुरू करें 0 डिग्री से, तो ये क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, और इसके 0 डिग्री के जो इस साइड वाला हिस्सा है, इस तरफ वाला जो हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध, और इस तरफ वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ और टोटल हमें कितना खींचना है, गोला है, ये सर्किल है, तो 360 खींचे जाएंगे। तो हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए कि 0 डिग्री के पूर्व की ओर जो देशांतर खींचे गए हैं 180 खींचे गए हैं, और इसके पश्चिम की ओर जो देशांतर खींचे गए हैं वो भी 180 खींचे गए हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस पृथ्वी को अगर हम मैप पर शो करते हैं इस तरीके से, तो हमारी एक लाइन ऐसी होगी जो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये आपकी 0 डिग्री और ये आपकी 180 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट में क्या है, 180 डिग्री है। तो 0 डिग्री तो पूरी पृथ्वी पर एक ही है, और 180 डिग्री भी क्या है, एक ही है। ठीक है, 0 डिग्री और 180 डिग्री मिलाकर ही तो एक सर्किल बना रहे हैं। लेकिन केवल 0 डिग्री की अगर बात करें तो ये पूरा सर्किल नहीं बनाएगी। कैसा सर्किल बनाएगी, सेमी सर्किल बनाएगी, अर्धवृत्ताकार वृत्त बनाएगी। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है। तो 0 डिग्री से अगर हम 1 डिग्री इधर जाएंगे और 1 डिग्री इधर जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसी तरीके से 20 30 50 90 कहाँ आ गए, 180 तक आ गए। तो 180 पे हमें यही वाला क्या मिलेगा, देशांतर मिलेगा। इधर से भी हम इसी तरह आएंगे तो एक ही देशांतर रेखा मिलेगी, कौन सी, 180 वाली। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि 0 डिग्री और 180 डिग्री जो देशांतर हैं वो कॉमन है, एक ही हैं। लेकिन जैसे ही मैं अगर ये कहूँ कि पृथ्वी को मैप पर शो कीजिए, किस तरीके से, इस तरीके से, इसे भी देखते रहना और इसे भी देखते रहना। तो देखिए ये क्या है, अब यही पृथ्वी क्या हो गई, इसी तरीके से मैप पर आ गई। तो हमने जब इसको मैप पर लिया है तब क्या किया होगा, इसको कहीं ना कहीं से तो काटा होगा। तो जिस रेखा को हमने काटा होगा वो क्या हो गई, 2 भागों में डिवाइड हो गई। तो इस मैप पर हमें शो करने के लिए क्या किया कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो 180 डिग्री इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग हम इसको नहीं मानते हैं, एक ही मानते हैं। लेकिन कई बार यूपीएससी क्या करता है कि बहुत अच्छी नॉलेज की
आशा करता है आप लोगों से। तो 2 सवाल यहाँ बन सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि ग्लोब पर या पृथ्वी पर, ठीक है, तो ग्लोब पर अगर आपसे देशांतरों की संख्या पूछे तो कितनी होगी 360, और अगर मैप पर देशांतरों की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी 361। दूसरी बात यहाँ याद रखनी है कि 0 डिग्री देशांतर प्लस 180 डिग्री देशांतर, ये क्या है, कॉमन है, अलग अलग नहीं है, ठीक, ये क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। अब जैसे ही मान लो ये हमारी अर्थ है और ये हमारा प्रशांत महासागर है और ये इसके मध्य से होकर के 180 डिग्री की लाइन गुजर रही है, टेढ़ी मेढ़ी। तो अगर यहाँ हम प्रशांत महासागर को देख रहे हैं तो हमें एक ही प्रशांत महासागर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो ग्लोब है हमारा, यहाँ जो बना हुआ है बोर्ड पर, ये क्या है, तो यहाँ जो प्रशांत महासागर तो हमें इधर भी दिख रहा है, इसके पश्चिमी गोलार्ध में भी दिख रहा है और इसके पूर्वी गोलार्ध में भी दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इसको मैप पर लिया तभी अलग अलग हुआ, लेकिन ग्लोब पर तो क्या है, ये एक ही है। तो देखो इसके पश्चिम में जो क्या है, प्रशांत महासागर है, वो क्या होगा, पूर्वी प्रशांत महासागर, और इसके पूर्व में जो महासागर है वो क्या हो जाएगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखना, इसकी जो दिशा है वो क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। अपोजिट क्यों होंगी कि देखिए एक प्रशांत महासागर तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इस तरफ जो प्रशांत महासागर होगा और उसके किनारे जो देश होंगे वो कौन से होंगे, पश्चिमी प्रशांत महासागरीय देश, और इस तरफ जो प्रशांत महासागर होगा और उसके किनारे जो देश होंगे वो होंगे पूर्वी प्रशांत महासागरीय देश। ये बात आपको याद रहेगी। अब 360 डिग्री क्या है, अर्थ रोटेट करती है, यानी कि पृथ्वी की अपनी 2 गतियां हैं, एक रोटेट और एक रिवॉल्यूशन, अर्थात घूर्णन, अर्थात दूसरी कौन सी हो जाएगी हमारी, परिक्रमण गति। तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं कि 360 है, तो दोबारा बनाना पड़ेगा एक बार। ये हो गया हमारा अर्थ, ये पूर्वी हिस्सा और ये पश्चिमी हिस्सा, पश्चिम और पूर्व। तो ये बात समझ में आ गई कि 180 डिग्री देशांतर तो इसके पूर्व में खींचे गए हैं और 180 डिग्री देशांतर इसके पश्चिम में खींचे गए हैं। इस तरह पूरी पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या कितनी हो गई, 360 हो गई। दूसरी बात आती है कि इसके जो पूर्व वाला हिस्सा है ये समय के उसमें आगे है और इसके जो पश्चिम वाला हिस्सा है इसका समय पीछे है। तो जानते हैं ये 0 डिग्री हो गई, प्रधान मध्याह्न रेखा हो गई। तो जैसे जैसे हम यहाँ से पूर्व की ओर जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे ही इसके पश्चिम की ओर आएंगे तो समय क्या होगा, घटेगा। देखते हैं किस तरीके से घटेगा। तो एक बार यहाँ 2 पॉइंट नोट कर लेना कि हम अगर 0 डिग्री से और अंत में 180 डिग्री तक आते हैं तो समय कितना बढ़ेगा, 12 घंटे बढ़ेगा, 12 घंटे आगे होगा। किससे किसका, 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का। लेकिन जैसे ही हम 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर आते हैं तो यहाँ का जो समय होगा वो आगे होगा कि पीछे, पीछे होगा। कितने घंटे, 12 घंटे। ये बात समझ में, एक बार यहाँ दिमाग में बिठा लो इस चीज़ को कि अगर हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो समय घटेगा। अब कैसे घटेगा इस कॉन्सेप्ट को भी हम एक बार समझ लेते हैं कि देखिए अर्थ की अपनी क्या है, 2 गतियां हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो गति है उसकी वो है घूर्णन गति, परिक्रमण गति, रोटेशन, परिभ्रमण गति यानी कि रोटेशन। तो देखिए अर्थ क्या कर रही है, अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। तो जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करेगी किस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे। अब ये तो है नहीं कि वो बहुत तेज गति से घूम रही है इस तरीके से, ऐसे तो घूमती नहीं है, उसकी भी एक अपनी स्पीड है। तो क्या करती है वो, धीरे 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 इस तरीके से घूमती है और इस तरीके से घूमती है। तो अब हमें ये देखना है कि पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है, अर्थात अपना एक रोटेशन पूरा करने में उसको कितना समय लगता है। तो हमें आराम से पता है, बेसिकली हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है कि
पृथ्वी क्या करती है 24 घंटे में अपना एक चक्र पूरा कर लेती है। लेकिन कई बार क्या है कि उससे भी थोड़े से अंदर से सवाल पूछ लिए जाते हैं। वो किस तरीके से, तो आपको यहाँ एक पॉइंट याद रखना है कि पृथ्वी टोटल कितने देशांतर हैं, 360 देशांतर हैं, और 360 डिग्री घूमने में कितना समय ले रही है, लगभग 24 घंटे का समय ले रही है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अर्थात 360 डिग्री घूमने का मतलब हो गया कि उसने अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लिया। लेकिन यहाँ दूसरी बात याद रखनी है कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगते हैं दोस्तों 4 मिनट। कितने, 4 मिनट। अब 4 मिनट में जब 1 डिग्री घूम रही है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो 15 को किससे गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो। देखिए 15 डिग्री कितने समय में घूमेगी, तो 1 मिनट में जब ये घूम रही तो 15 गुणा 4 करेंगे तो कितने मिनट आ जाएंगे, 60 मिनट आ जाएंगे। और 60 में 60 का ही भाग दे दो तो कितने घंटे निकल के आएंगे, 1 घंटा निकल के आएगा। ठीक है, तो 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 1 घंटे का समय लगता है। अगर ये पूछा जाए कि 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लग रहा है, अगर ये पूछा जाए कि 5 डिग्री घूमने 75 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, तो 15 से इसको क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो देखिए 5, अगर ये पूछा जाए कि 15 75 डिग्री घूमने में अर्थ कितना समय लेगी, तो 75 को हमें क्या करना है, या तो मिनटों में डिवाइड कर लीजिए, 75 × 4 कर दीजिए, या जब हमें पता है कि 1 घंटे में पृथ्वी क्या कर रही है, 15 डिग्री घूम रही है, तो 15 का भाग किस में दोगे, 75 में, तो 15 पंजे 75, 5 घंटे आ गए। यहाँ तक बात समझ में आई। तो यही हमें कॉन्सेप्ट कहाँ स्थापित करना है, यहाँ स्थापित करना है कि यहाँ से किस तरफ पूर्व की ओर जा रहे हैं तो समय बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, मान लो ये 1 डिग्री देशांतर है। अगर मैं यहाँ हूँ और एक मित्र मेरा यहाँ है, अगर मुझे उससे मिलने जाना है यहाँ से और यहाँ तक मुझे कितनी समय दूरी तय करनी पड़ेगी, देखिए ये 1 डिग्री ईस्ट अर्थात पूर्वी देशांतर, तो 0 डिग्री से 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है पृथ्वी, 4 मिनट लेती है। तो यहाँ से और यहाँ तक आने में मुझे कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। अगर मेरा एक फ्रेंड मान लो 90 डिग्री ईस्ट में हो, 90 डिग्री ईस्ट में हो, तब मुझे कितना समय लगेगा, तो यहाँ से 90 डिग्री यानी कि 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा, तो 15 का भाग किस में देना है, 90 में। दे के देख लीजिए एक बार, 90 बराबर 15 6 के 90, तो कितने घंटे आ जाएंगे, 6 घंटे आ जाएंगे। तो 0 डिग्री से और 90 डिग्री में पहुंचने में कितना समय लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो इसी तरह 0 डिग्री से हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो समय बढ़ रहा है, और यहाँ से इधर आएंगे तो समय घट रहा है। एक बार इस समय की भी गणना कर लेते हैं। एक बार पश्चिम में भी आ जाते हैं कि सर आप पश्चिम में तो आए नहीं, पूर्व में चल रहे हो। ठीक है, मेरा पश्चिम में कोई दुश्मन नहीं है, सारे दोस्त हैं। ठीक, तो देखिए अगर मैं यही बात आपसे ये कहूँ कि देखिए दोस्तों 0 डिग्री पर बजे हैं आपके कितने, मान लो दिन के सुबह के 10 बज रहे हैं, कहाँ, 0 डिग्री पर, 10 AM हो रहे हैं 0 डिग्री पर, 0 डिग्री देशांतर पर। अगर उसी समय 90 डिग्री देशांतर पर कितना समय होगा, अगर आपसे ये पूछा जाए तब क्या आंसर होगा, तो 90 डिग्री देशांतर पर कितने समय का अंतर आ रहा है, 6 घंटे का समय आ रहा है 0 से 90 के बीच में। ठीक है, तो इसमें जोड़ दीजिए, 10 में 6 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16 को क्या बोलते हैं, शाम के 4 बजेंगे। बात समझ में आ रही है। मैंने अभी तो यही बात तो आपको यहाँ समझाई कि यहाँ से हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि जुड़ेगा, और पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो समय घटेगा। तो देख लीजिए अगर यहाँ सुबह के 10 बज रहे हैं तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बजेंगे, तो शाम के 4 बजेंगे।
जोड़ दीजिए 6 घंटे उसमें। अगर यही बात मैं ये कहता कि 90 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर समय क्या हो रहा है, घट रहा है, तो अगर यहाँ सुबह के 10 बज रहे हैं तो 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितने बजेंगे, तो 10 में से 6 घटा दीजिए तो यहाँ पर कितना समय आ जाएगा, सुबह के 4 बज रहे होंगे, यानी कि यहाँ 4 AM हो रहे होंगे और यहाँ 4 PM हो रहे होंगे। ये बात समझ में आई। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इन दोनों के समय में कितने घंटे का अंतर होता है, 24 घंटे का अंतर होता है या एक दिन का अंतर होता है। ठीक है, ये बात याद रखना कि 0 डिग्री से अगर पूर्व की ओर 180 तक जा रहे हैं तो सिर्फ 12 घंटे का अंतर है, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो 12 घंटे का अंतर है। अगर इन दोनों के समय को अंतर को देखा जाए तो एक दिन का अंतर आ जाएगा, 24 घंटे का अंतर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये बात हमारी कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं कि देशांतरों से समय की बात हो गई। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो आएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस प्रकार से निर्धारित की गई है, और जो ग्रेट सर्किल हैं या महान जो व्रत हैं, चाहे वो अक्षांश हों चाहे देशांतर हों, उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।